नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा। विशेष खबर मीडिया समूह के पॉडकास्ट चैनल वीके टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अलीगढ़ के युवा बीजेपी नेता राहुल सारस्वत जी से। राहुल सारस्वत जी भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। रेलवे की कंज्यूमर यूजर्स कमेटी के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम की समिति के भी सदस्य रहे हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता किसान मोर्चा की इकाई के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे राहुल सारस्वत जी समाज सेवा, राजनीति और ऐसे कई क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले युवा नेता रहे हैं, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील वर्मा जी। पहले तो अपनी वीके टॉक चैनल पर बुलाने के लिए मैं आपकी और आपकी समस्त टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर पर आदरणीय बड़े भाई श्री विनीतकांत पारासर जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस चैनल पर बुलाकर अपनी बातों को रखने का मौका दिया है। आपका पुनः हृदय से बार बार धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो मेरे दर्शक मुझे देखेंगे, मैं अपनी सभी को राम राम कहता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मुझे सुनकर हृदय से गौरवान्वित महसूस करेंगे। राहुल जी जी, आपकी जो प्रोफाइल, जो जीवन की यात्रा हमने देखी है, जानी है जी, उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन जी, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा आप अपने निजी जीवन, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्म भूमि, अपने एजुकेशन या जी, अपनी जो जीवन की जो यात्रा शुरुआती दौर की रही है उसके बारे में कुछ बताएं। भाई साहब, पहले तो मैं हमारे ईश्वर रामलला का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि प्रभु राम ने मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, और ऐसे ब्राह्मण कुल में कि मेरे दादाजी, परदादाजी खमानी राम सारस्वत, जहाँ मतलब मेरे परिवार में बचपन से ही मुझे समाज सेवा करने की जो चीज़ें हैं सीखने को मिली। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 2007 में जब मैंने 12वीं करी और ग्रेजुएशन के लिए मैं अलीगढ़ गया हुआ था, तो वहाँ पर हमारे पूर्व में आदरणीय शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी। क्योंकि मैं बचपन से ही स्वयंसेवक रहा था, सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने पढ़ाई करी, तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते मैं एक स्वयंसेवक था और मेरा लगाव राष्ट्र के प्रति लगा रहता था। पढ़ाई करते समय भी कई बार हमने अपने पिताजी की भी डांटें खाई, कई बार हमें माताजी की भी डांट खाई, लेकिन जहाँ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ग लगते थे, मैं हमेशा अपनी शाखाओं में पहुंचने का काम करता था। धीरे धीरे जब मैंने 12वीं करी तो मैं विद्यार्थी परिषद के कॉन्टैक्ट में आ गया, और एक मंच का मैं जब संचालन कर रहा था, तो मैंने मंच का शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही से संचालन किया होगा। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी, उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं बच्चा था, मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी है कि क्या उन्हें मेरी चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने जो है, जो हमारे वहाँ और भी हमारे साथीगण थे, उनसे पूछा कि भाई ये किसका लड़का है, तो सबने बताया कि पूरन पंडित जी का। अब मैं पूरन पंडित जी बताऊं, मेरे पिताजी प्रख्यात समाज सेवी हैं अलीगढ़ के अंदर। उस समय हमारे पिताजी के पास 14-15 एम्बेसडर कार हुआ करती थी। क्षेत्र में कोई गरीब हो, कोई जैसे कि बहन बेटी को हम बारातों में ले जाते हैं, लाते हैं, तो हमारे पिताजी जो है फ्री में ही निःशुल्क सेवा किया करते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय श्री कल्याण सिंह बाबू जी, जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि पिताजी पहले चुनाव में पिताजी के पास लेफ्ट हैंड की जीप हुआ करती थी, तो उससे पिताजी चुनाव लड़ने पहुंचे और बिना कुछ पैसे लिए अपने डीजल सब कुछ अपनी जेब से किया। ये हमारे पिताजी ने बताया। और बाबूजी कल्याण सिंह जी से जब मुझे मिलवाने के लिए यहाँ दिल्ली लेके आए, तो मैं दिल खुश हो गया कि हम ऐसे बाप के अपने पुत्र हैं या ऐसे बाप की हम संतान हैं। तो आज हमारे पिताजी पर गर्व होता है और उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा। मैं अपने अलीगढ़ की धरती का बारंबार हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उस धरती पर मैंने जन्म लिया और धीरे धीरे अपनी एक जो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा, उसकी मैंने शुरुआत करी। वही आपकी एजुकेशन अलीगढ़ हाँ, में? मेरी शिक्षा और दीक्षा सब अलीगढ़ में हुई।
मैं एक और बताऊंगा, आपने जब शिक्षा की भी बात करी है, मैं छोटा सा था घर में, आप देखते हैं कि ब्राह्मण कुल में खास तौर से हमें रामायण पढ़ने का पाठ पढ़ाया जाता है। भगवान की पूजा कैसे करी जाती है, ये पाठ हमें हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दादी माँ, हमारे पिता सब बचपन से ही सिखाते हैं। तो हमारे गांव में बहुत ही प्राचीन मंदिर है महादेव बाबा का। एक हमारे गुरुजी जो राम संप्रदाय से आते हैं, श्री श्री 1008 स्वर्गीय श्री बलराम दास महाराज जी, क्योंकि मुझे रामायण पढ़ने का शौक था तो हम उनके पास चला जाया करते थे रामायण पढ़ने। पिताजी के भी गुरु हम और पिताजी एक खास मिलने को देखने को नहीं मिलता है। हम और पिताजी वैसे गुरु भाई भी हैं, क्योंकि पिताजी के भी गुरु वही हैं और हमारे भी गुरु वही हैं। तो मैंने उनसे जब गुरु दक्षिणा ली, और जब आप समझ सकते हैं 7-8 साल का बच्चा गुरु दक्षिणा लेता है तो ज्यादा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन मेरी रामलला के प्रति शुरू से ही एक आस्था रही। और कई बार मैंने रामायण का पाठ करा, सुंदरकांड मुझे कंठस्थ हो गया था। अब तो समय नहीं मिल पाता है क्योंकि थोड़ा राजनीतिक व्यस्तता रहती है, लेकिन आज भी मुझे रामचरितमानस की आप एक शब्द आगे का पढ़ेंगे तो मुझे वो आगे का याद आ जाता है तुरंत से। तो कई बार मैंने रामायण जी का पाठ भी किया है। कई बार अपने भारत भ्रमण करने के दौरान जो है केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, श्री अयोध्या जी धाम हो, और भी जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग पे मैंने प्रयास करा है। और इतनी कम उम्र में मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपना जो मेरा थोड़ा सा जीवन का हिस्सा है वो भक्ति भाव में भी लगाता रहूं। तो जी आपकी शुरुआत जो हुई वो विद्यार्थी परिषद से हुई। जी उसके बाद आपका विद्यार्थी परिषद का जो अनुभव रहा, जी किस तरह का रहा, और ये मतलब किस तरह से इसको यादगारों को आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं जब विद्यार्थी परिषद के भाई साहब कांटेक्ट में आया, तो वहाँ जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र चेतना की जो अनुभूति हमें प्राप्त होती है, सीखने को मिलता है, वो ऐसा लगा कि यार जब तक हम इस संगठन को ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जब मैंने संगठन में गया और जब बड़े बड़े मंचों में मेरा आना जाना, मेरा शुरुआत हुई आने जाने की, तो वहां लगा कि यार ये मंच बड़ा अच्छा है और ये हमें एक देश प्रेम के लिए जागरूक कर रहा है, इसके लिए तो हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा दुखी भी महसूस करता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद को, क्योंकि मैं युवा था और पढ़ा लिखा योग्य भी था, ज्यादा समय नहीं दे पाया। मैंने जैसा कि बताया कि मैं स्वर्गीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी के कांटेक्ट में आ गया, और बाबूजी ने, हमारे परिवार के वो करीबी थे, उन्होंने मुझे बुलाकर अपना एज ए सहयोगी के तौर पे अपने साथ उन्होंने रख लिया। और मुझे याद है कि वो विधान परिषद में, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी है और वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक हुआ करता था, तब माध्यमिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब मुझे मौका मिला कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए, तो मेरे दिल ने एक भी बार ना ही नहीं करी, मैं तुरंत उनके साथ चला गया। और जब मैं गया, एक बड़े नेता के साथ जब आप जाते हो तो आपको बड़ा सदके रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी, लाल बत्ती, पुलिस, ये सब देखने को मिल रहा था। कहाँ मैं एक छोटे से गांव का बच्चा, कहाँ एकदम से मुझे इतना मतलब राज ठाट दिखाई देने को मिले। लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा सजो के और बड़ा समेट के रखा छोटी सी जगह में। मुझे कोई गर्व नहीं हुआ, मैंने यहाँ तक कि जनपद अलीगढ़ में किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक इतने बड़े नेता का पीआरओ हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अगर मैं 2007 और 8 और 9 और 10, 11, 12, 13 तक की बात करूं तो हमारा एक छोटा सा परिवार हुआ करता था। हमारे आदरणीय स्वर्गीय जेटली साहब, हमारी बड़ी बहन कहूं मैं, जो हमारी विदेश मंत्री भी रहीं, आदरणीय हमारे डॉक्टर जोशी साहब, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी। जब मैं डॉक्टर साहब के साथ जाया करता था, इन लोगों को करीब से हमें देखने का मौका मिलता था, तो बड़ा हृदय गौरवान्वित महसूस करता था। और डॉक्टर साहब भी मुझे एक बेटे की तरह प्यार करते थे, हमेशा साथ ले जाना, हमेशा मेरा परिचय कराना। और ये हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की परंपरा रही है कि आप एक बड़े ओहदे पे भी चले जाओ और एक छोटा कार्यकर्ता है तो आप दोनों समांतर रहते हैं। और निजी परिचय कराने की ये हमने स्वयं सेवक रहते हुए सीखा है कि जब भी मैं डॉक्टर साहब के साथ बड़े स्तर पे भी, मुझे यहाँ तक याद है कि आज हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब मैं पहली बार उनके आवास पे शिक्षक कैनन मार्ग पर डॉक्टर साहब के साथ गया, प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री क्यों न हो, वो हमारे लिए एक सपने जैसा था। जैसा कि मैंने बताया, मैं अलीगढ़ क्षेत्र में एक छोटे से
देहात गांव से आता हूं, तो ये हमारे लिए सपने जैसा था। भाई साहब, जब मैं गया तो मेरे आदरणीय गुरु, राजनीतिक गुरु मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि वो पहले गुरु रहे मेरे स्वर्गीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी, उन्होंने जब परिचय कराया तो हमारे ब्राह्मण शिरोमणि रहे, तो मैंने उनके पैर छुए, तो अटल जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और ये मेरे लिए सपने जैसा था कि एक इतना बड़ा देश का नेता, जो भारत हमारा वर्ल्ड में, संसार में अग्रणी देश रहा है, और ऐसे देश का हमारा नेता, वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रख्यात नेता, विशेष कवि, प्रख्यात कवि भी कह सकता हूं। ऐसे जब बड़े बड़े संतों, मैं संत भी कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन त्याग कर देश की सेवा करी, ऐसे संत का जब आपके कंधे पे हाथ रखा जाता है तो आप और अंदर से मजबूती आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि मैं शायद इसी देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आप अलग अलग जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। जी। इसके अलावा सरकार की अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग कमेटियों में आपको कई बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जो तमाम आपको ओहदे मिले हैं, जी। ये इससे ये तो पता चलता है कि आप वरिष्ठता के आधार पर जी। डिजर्व करते हैं, लेकिन ये जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, ये किसी सीनियरिटी के नाते मिली हैं या आपके अनुभव, आपकी योग्यता के आधार पर मिली? भाई साहब, मैं कहूँ ये मेरी योग्यता और जो कर्मठता है मेरी, मैं आपको बताऊं, मैं एज ए पीआरओ रहते हुए मुरादाबाद और अलीगढ़ 150 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन जब जब मेरे क्षेत्र में मेरी एक शुरू से, क्योंकि मैं राजनीति में चला गया तो वहां पर गरीब मजदूर, हमारे किसान भाई हों, और भी जितने जो प्रताड़ित होते थे लोगों से, आज तो हमारे यहाँ बदमाशी गुंडाराज खत्म हो गया, लेकिन एक समय पे आप 7 से अगर 12 की बात करूं तो गुंडाराज एक चरम सीमा पर था। तो जब मैं एज ए पीआरओ रहते हुए देखता था, और मेरे क्षेत्र के लोग, क्योंकि पिताजी मैंने जैसा बताया समाज सेवी रहे, तो पिताजी जिन जिनको लोगों को पता लगता था कि पंडित जी का लड़का वहां है, वो हमारी मदद कर सकता है, तो लोगों के फोन आते थे। कई बार मैं टेलीफोनिक माध्यम से प्रयास करता था कि इनका जो समस्या है निदान हो जाए। कई बार अगर उस समस्या का निदान नहीं होता था तो मैं अधिकारी के समक्ष जाके, मुझे लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, चाहे किसी भी स्तर से लड़ाई लड़नी पड़े, मेरा प्रयास रहता था कि उस समस्या का जमीनी स्तर पर जाके निदान हो। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी कर्मठता और मेरी मेहनत और संघर्षशीलता जो रही, मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा। मैं आपको सच बताता हूं, पीआरओ ठीक है मैं रहा 2018 तक बाबूजी के साथ, जब पीआरओ, मुझे सडनली, मैं क्षेत्र में काम करता रहता था, मेरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाम गया, और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जनपद अलीगढ़, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से आता हूं, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आ चुकी हो, 5 साल निकाल चुकी हो केंद्र में, और उस समय आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा का बनाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है। मुझे पता ही नहीं था कि पार्टी मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट दे रही है, लेकिन मैं बताऊं, जब मेरा नाम गया और मुझे फोन आया कि राहुल जी आपको जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बना दिया गया, तो मैंने हृदय से, मेरे आदरणीय हमारे जो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे, वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आदरणीय सुनील जी भाई साहब, जो प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, ऐसा कुशल नेतृत्व है उनके अंदर, वो अपने कार्यकर्ता की परख जानते हैं। तो वो मेरी मेहनत को देखते थे कि यार ये लड़का लखनऊ भी भागता है, ये अलीगढ़ भी भागता है, ये मथुरा भी भागता है, ये मुरादाबाद भी देखता है, रामपुर भी देखता है। और चुनाव के दौरान मैं कहूं, मैंने रामपुर का चुनाव डॉक्टर साहब के साथ वहां रहा, पूरी दमदारी से लड़ाया। उसके बाद मैंने अलीगढ़ में भी रहा। भाई साहब, मैं ये कहूं कि दिन में वहां चुनाव में रहता था, रात को हमारे यहाँ अलीगढ़ आके मदद किया करता था। जब हमारे यहाँ से श्री सतीश जी भाई साहब को टिकट पहली बार 2014 में दिया गया, क्योंकि नया चेहरा था भाई साहब का, तो लोग नहीं जानते थे, हम जुड़े हुए थे, तो हमने इतनी मेहनत करी कि 2014 में उस चुनाव को हमने एक बड़े वोट के अंतराल से उस चुनाव को जीता। तो ये सब मेहनत और मेरी कर्मठता और रात दिन मेरी जो समाज सेवा का मेरे अंदर भाव है। मैं राजनीति में कोई होदा नहीं चाहता। धीरे धीरे मुझे रेलवे बोर्ड की जो हमारी कमेटी है, एनआर की, उत्तर रेलवे में जोनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी, क्षेत्रीय रेल परामर्शदात्री समिति, उसमें मुझे मेंबर बनाया, फिर दोबारा रिपीट किया। तो ये सब मुझे अपने आप मिलता गया। मैंने कोई लालसा नहीं रखी कि मुझे क्या चाहिए, मैं तो इसी में खुश था। यहां तक कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा पार्टी के अंदर एक इतना बड़ा ऑटोमेटिक नाम या कुछ होगा। आज मुझे गर्व होता है कि जिस भी अपने जो हमारे
केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, प्रदेश सरकार में हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ, तो सम्मान भी मिलता है, अच्छा लगता है जिससे। मतलब आपने जो मेहनत और लगन से जो अपना कर्म किया उसके बूते आपको सब कुछ हासिल जी, हुआ, उसके बिल्कुल। लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए, ना एक लालसा रखी। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य। राहुल जी, आपने अपनी जन्मभूमि अलीगढ़ से हुँ, अपने कर्म भूमि की शुरुआत की, जी, वहां से निकलकर लखनऊ तक पहुंचे, जी, लखनऊ में पहचान बनाई, उसके जी, बाद दिल्ली में अपनी शख्सियत से सबको रूबरू कराया। जी। इसको क्या समझे? क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी है? अगर तैयारी है तो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब मैं बताता हूँ, देखिए मेरी कोई सारी तैयारी होती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक छोटे से छोटे बूथ अध्यक्ष का जो कार्यकर्ता होता है उसकी भी पूरी तैयारी होती है। क्यों? कि वो संगठन की तैयारी है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष भी है, एक बूथ का अध्यक्ष भी है या बूथ का सदस्य भी है, वो भी बड़ी से बड़ी तैयारी करता है। ऐसा आपने उदाहरण भी देखा है, हमारे आज आदरणीय भाई श्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और जब मैं आपने लोकसभा की बात कही है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े मंचों से हमेशा बोलते हैं कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। देखिए जुनून, हम अब राजनीतिक में हैं तो हम चाहते हैं कि एक बड़े मंच से भी हम सेवा करें। जो अभी लोगों की हम कई बार हमें असमर्थ महसूस करते हैं कि यार ये गरीब हमारे दरवाजे पे आया, इसकी मैं नहीं मदद कर पाया, तो उसके लिए तैयारी है। पार्टी ने अगर कोई युवाओं को मौका देगी तो मैं अवश्य कह सकता हूं, क्योंकि मैं अपने जनपद में लोकप्रिय हूं। मेरे सभी आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों का, मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, सम्मानित मेरे क्षेत्र के अन्नदाताओं का, सम्मानित मेरे गरीबों का, सम्मानित मेरी बहन बेटियों महिलाओं का मेरे ऊपर बड़ा प्रेम और स्नेह है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा अगर पार्टी कोई मेरे लिए जैसा आदेश करेगी मैं उस आदेश का पालन करूंगा। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपनी बातों में युवाओं को भारत का भविष्य होने की बात का जिक्र करते हैं। जी, तो हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाए। जी, जिस तरह से इससे पूर्व में आपको बिना मांगे सब कुछ मिला है, तो हो सकता है संगठन और पार्टी जो है आपको बिल्कुल। एक नई जिम्मेदारी सौंपे। राहुल जी, यूपी में बीजेपी की राजनीति के दो बड़े स्तंभ रहे हैं, जी, डॉक्टर नेपाल सिंह और पचौरी जी। जी, दोनों ही सांसद रहे हैं। हम्म, सांसद पचौरी जी तो अभी भी सांसद हैं। जी, जी, डॉक्टर नेपाल सिंह का इंतकाल हो चुका है। हम्म। दोनों ही उत्तर प्रदेश की सरकारों में बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं। उन दोनों से जो आपका जुड़ाव रहा है लंबे समय तक, राजनीति में क्या सीखने को मिला आपको उनसे? भाई साहब मैं बताऊं, मैं स्वर्गीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी के साथ 9 साल रहा और बाबूजी के साथ मुझे अभी 6 साल होने जा रहे हैं। इन 15 साल में जो मुझे सीखने को मिला कि आप राजनीति में अगर अपना कदम बढ़ा रहे हो तो कैसे आप गरीबों की मदद कर सकते हो, कैसे आप वंचितों की मदद कर सकते हो, कैसे अन्नदाता की मदद कर सकते हो, आप लोगों की मदद कितनी कर सकते हो। अगर ये आपका ध्येय है तो आप राजनीति में जाइए, और नहीं तो अपना बच्चे पालिए, अपना खेती बाड़ी जो भी अपना व्यवसाय है उसे करिए। मैं जब डॉक्टर साहब के साथ रहा तो डॉक्टर साहब के अंदर मैंने देखी कि उनके अंदर आज मैं देखता हूं, देखिए छोटा पद मिल जाता है, ये मैं जरूर कहूंगा आपसे। मैं भी रहा, मैंने कोई इस चीज का घमंड नहीं करा मुझे पार्टी ने यहां तक दे दिया। आज एक व्यक्ति का पार्षद बन जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूं। डॉक्टर साहब में नेपाल सिंह जी वो शख्सियत जो 5 बार लगातार एमएलसी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के 2-2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहना अपने आप में बड़ी बात है, विधान परिषद अपोजिशन लीडर रहे, और यहां तक के जिस रामपुर को हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं वहां से 16वीं लोकसभा के जब वो सदस्य बने, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो कभी भी जमीन पर रहे, उन्होंने कभी इस चीज का घमंड नहीं किया कि मैं इतना बड़ा नेता हूं। उनके दरवाजे पर लोग जो भी मदद के लिए आते थे मैं हमेशा मिलता था, क्योंकि मैं पीआरओ था। हमेशा हम फोन भी करते थे, सारी चीजें करते थे। ऐसे ही माननीय पचौरी जी के साथ जुड़ा। आज भी आप पचौरी जी बाबूजी के यहाँ जाइएगा, अगर आप भोजन के टाइम पर पहुंचे हैं तो आपको वो बिना भोजन के नहीं आने देंगे। आप शाम को डिनर के टाइम पे जाएंगे तो वो डिनर करे आने नहीं देंगे, चाहे वो घर में खाना तैयार है या नहीं है। आप 10 लोग भी जाएंगे तो वो 10 को खाना खिला के भेजेंगे। और ये हर कोई नेता नहीं कर सकता, हर कोई सांसद नहीं कर सकता।
तो ये मैंने उनसे बड़ा सीखा। आज भी वो गरीब कन्याओं की मदद करते हैं। गरीब कन्या, उनके लिए कोई भी पहुंच जाए कि हमारे यहाँ शादी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से सहयोग करें, 10,000 दें, 50,000 दें, 5100 दें, मिनिमम तो मेरे ख्याल से 5100 देते ही हैं। तो ये जो चीज है, ये मेरे अंदर कूट कूट के भर चुकी है। मुझे राजनीति में कोई पैसा नहीं कमाना, मुझे कोई राजनीति में नाम नहीं कमाना कि मैं ये बनना। मेरा अगर राजनीति में आने का उद्देश्य है तो मेरा यह है कि मैं समाज सेवा कैसे कर सकूं, यही उद्देश्य है भाई साहब। मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, योग्य हूँ, कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, बढ़िया रह सकता हूँ, बढ़िया खा सकता हूँ, बढ़िया परिवार से आता हूँ, लेकिन मेरा राजनीति में जाने का उद्देश्य है कि मैं अपने समाज की समाज सेवा कैसे कर पाऊं, एक सच्चे समाज सेवी के रूप में। तो क्या ये इन्हीं व्यक्तित्व जो आपके साथ में जिनसे आपको सीखने को मिला उसी का परिणाम है? बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको कि देखिए होता क्या है, जब विधायक और सांसद बन जाते हैं तो ये लोग फोन नहीं उठाते। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप आज पचौरी जी का मैं नंबर बताता हूं, आप डायल करो, पिचौरी जी खुद उठाएंगे फोन, और नहीं उठा पाएंगे, व्यस्तता रहेगी तो वो आपको बैक कॉल करेंगे। ये मैंने इनसे सीखा। आज प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड आता है, एक सांसद चाहे तो गरीब की मदद कर सकता है। 5-10 लाख रुपए का जो इलाज होता है वो प्रधानमंत्री जी के थ्रू आपको दिलवा सकता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाते इन लोगों के, विधायकों के फोन नहीं उठते, तो वो गरीब परेशान रहता है। वो गरीब फिर मेरे पास आता है और मुझे ढूंढता है कि भाई राहुल जी से मिलो, राहुल जी का बहुत नाम सुना है। तो मैं अपने प्रयास से, थ्रू बाबूजी के माध्यम से, पहले भी जैसे मैंने बताया आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी रहे, मैंने मतलब ये मैं बता रहा हूं आपको कि रामपुर की और मुरादाबाद की जनता के साथ साथ, कानपुर की जनता के साथ साथ अलीगढ़ की जनता का भी हमेशा समाज सेवा में अपना स्थान रखा है, और इसलिए मुझे अलीगढ़ की जनता हृदय से प्यार करती है। मैंने, क्योंकि मैं कभी दिखावा नहीं करता, गरीबों की मदद हो, चुप गया, शादी के लिए कुछ ये ले जा, किसी भी माध्यम से जिसकी मुझे मदद करनी है मैं साइलेंटली मदद करता हूं। और उसका मुझे पहली बार ये भी गर्व हुआ कि हमारा जैसे अपना विशेष खबर हिंदी अखबार है, ऐसे ही हमारे यहाँ अलीगढ़ में हमारा जो है पूरे देश भर में हिंदुस्तान हिंदी अखबार, वहां से द प्राइड ऑफ अलीगढ़ के सम्मान से मुझे पुरस्कृत किया गया, और जो है आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री विशाख अय्यर जी द्वारा वो सम्मान मुझे दिया गया, मोमेंट और पूरा सम्मान। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक युवा होने के साथ साथ पूरे जनपद में मैं एक लोकप्रिय होने के बावजूद, तो ये धीरे धीरे उन तक पहुंची कि राहुल जी वास्तव में समाज सेवा करते हैं। तो इन दोनों बड़े नेताओं से मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये दोनों मेरे परिवार की तरह, मेरे पिता तुल्य की तरह हैं। बिल्कुल जैसे एक पिता अपने बेटे को सिखाता है, ऐसे ही इन दोनों नेताओं ने मुझ में राजनीति छोड़िए, समाज सेवा जो कूट कूट के भरी है, तो मैं इन दोनों नेताओं का हृदय से हमेशा मेरे जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। राहुल जी, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता का डंका पूरे विश्व में बज रहा है जी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं करता हो, जो उनके सामने नतमस्तक ना हो। जी। आप उनके पूरे व्यक्तित्व को, अपनी राजनीति किस तरह से देखते हैं कि उनसे प्रभावित हैं, और उनके व्यक्तित्व के बारे को आप किस तरह से व्याख्या करेंगे? मैं 2013 में जब हमें पता चला कि आदरणीय प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है, तो मैं पहले से जुड़ा हुआ था गुजरात से, और मिलते भी रहते थे कई कार्यक्रमों में, क्योंकि डॉक्टर साहब भी यहाँ के बड़े नेता थे, तो मैं बड़ा उनसे प्रभावित होता था, उनके देख के उनका विजन जो था भारत के प्रति। और जब 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कमान संभाली, और जब उन्होंने गरीब और युवा और किसान और महिलाओं की बात करी, तो वो मेरे लिए, जो मेरा एक विजन में उनका गुजरात के सीएम होते हुए सुनता था, जब उन्होंने देश की कमान संभाली और उस रास्ते पे, उस प्रगति की ओर जब उन्होंने काम करना चालू किया, तो मेरे अंदर से उनके प्रति और जो प्रेम था वो बढ़ता गया, सम्मान जो था वो बढ़ता गया। धीरे धीरे फिर हमने साथ में, क्योंकि मैं भी सरकार का एक अभिन्न हिस्सा रहा हूं भाई, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पीआरओ छोटा नहीं होता, आप समझते हैं, 50 लाख की जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका मैं पीआरओ रहा, तो हम कहीं ना कहीं हम सरकार और संगठन से जुड़े रहे लगातार। प्रधानमंत्री जी का जो हमने उद्देश्य देखा, कैसे हम देश के अंदर जो गरीबी है उसे हटाएं, हमारा देश कैसे गरीबी से मुक्त हो, कैसे निपटाएं। हमारे यहाँ जो बहनें, पहले आप देखते हैं रसोई गैस योजना हो, आप देखते हैं हर घर शौचालय, पहले बहन बेटियां हमारी खुले में शौचालय करती थी, तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहन बेटियों के प्रति जो आदर और सम्मान जगाया, तो डेफिनेटली मेरी जगह कोई भी युवा हो,
मैं कह सकता हूं कि आप भी इस चीज से एग्री करेंगे। एक नजरिए से चाहे कोई भी प्रधानमंत्री जी को नेगेटिव देखे, लेकिन ये जो पॉजिटिव छोटी छोटी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक और बात कहूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कि हम जब छोटे थे, हमारी दादी माँ हो चाहे हमारी माता जी हो, क्योंकि गांव में अक्सर होते हैं, हमने पैसे दिए, आपने मान लीजिए भाभी जी को पैसे दिए, वो छुपा के रख ली थी, पर्स में रख लिए, तकिया में रख लिए, बड़ा। और ऐसा नहीं कि वो कोई चोरी कर रही है, वो हमें देती थी, बुरे समय आ गया तो तुरंत निकाल के। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके जो सपना था, क्योंकि वो बैंक नहीं जा सकती थी, जनधन योजना के अंतर्गत इतने खाते खुलवाए कि सारी बहनें आज बैंक में जाना सीख गई, उनको चीजें समझ में आ गई। आज आप देखिए। और हाँ, आज जिस चैनल अपने वीके टॉक के माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 2014 के बाद जो बदलाव हुआ, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और देश की जो आर्थिक इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है, 5वें पायदान पर है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से, और खास तौर से मैं कहूंगा कि 2014 से, क्योंकि जब तक मैं जिम्मेदार युवा बन गया था और मैं चीजें सीखने के साथ साथ चीजें जानने लग गया था, तो मुझे जब जब मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से देखता हूँ, सामने मिलता हूँ, कई बार मुझे मौका मिला है, बात करने का भी मौका मिला है, तो ऐसा भगवान का रूप है जो। और मैं तो कहूंगा अपने देश की जनता से कि ऐसे योग पुरुष, योगी पुरुष जो कहें, कभी कभी मिलते हैं। और ये वास्तव में ही प्रधानमंत्री जी हों, और चाहे मेरे आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, ये दो को वास्तव में हमारे भारत को जो योगी पुरुष, योग पुरुष मिले हैं, इन्होंने हमारे भारत को, जो एक सपना हमारे बुजुर्गों का हुआ करता था कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उस काम को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फैन हूं। राहुल जी, पिछले दिनों आप यूएई, अबू धाबी की यात्रा पर गए थे परिवार के साथ। वहां जाने का मकसद क्या था? भाई साहब, उसका मकसद तो बड़ा अजीब है, क्योंकि 2 दिन के अंतर्गत मुझे वीजा लेना पड़ा, और 2 दिन के अंतर्गत मैंने सेम डे फ्लाइट ली और जाना पड़ा। कुछ ऐसी सूचना आई, मेरे एक मित्र हैं जयेश भाई, उन्होंने बताया कि राहुल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ एक बहुत ही बड़ा मोदी समिट करके हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपके कुछ मित्र वगैरह यहाँ रहते हैं, एनआरआई मित्र जो हैं, और हमारा मन है कि आप उनसे टेलीफोनिक माध्यम से कहें कि वो यहाँ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैंने मेरे जो मित्र थे उनसे टेलीफोनिक माध्यम से बात करी, तो उनका कहना था कि भाई आप आओगे तो हम चलेंगे, हम आपको देखते हैं, आप आओगे तो हम चलेंगे। और हम भी तो देखें कि प्रधानमंत्री जी आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिस तरीके से आप कार्यशैली है आपकी, तो क्या आपको हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है जानते हैं या देखते हैं क्या है? तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब, मैंने जो है जयेश भाई के कहने पर अपना वीजा लिया, टिकट ली, और मैं पहुंच गया। तो जिस दिन हमारा 13 तारीख को शाम को वो एहलन मोदी समिट करके एक सम्मेलन था, उसमें मैं दुबई पहले भी गया था पूर्व में, हमारे प्रधानमंत्री से पूर्व में। जिस दिन मैं दुबई गया, वास्तव में मेरा हृदय जो है गदगद हो गया। हर जगह जय श्री राम के नारे, मोदी जी के नारे, जो एक गल्फ कंट्री में आप कभी भी नहीं कर सकते, इस्लामिक मुल्क में कभी भी नहीं कर सकते थे, वहां ये देखने को जब रोडों पे मिला, जैसे हमारे यहाँ, जब मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने भारत में नहीं हूं, तो ये मेरे लिए गर्व की अनुभूति थी। तो इसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए मैं वहां पहुंचा। और अगले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस्लामिक एक बड़ा कंट्री अबू धाबी में जब स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया, तो वो भी उस पल जब मैं वहां मौजूद था, तो मेरे लिए बहुत ही वो क्षण गौरवान्वित महसूस करने वाला था। तो यही रहा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी का, मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद बड़ा फैन हूं मैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने कार्यशैली के बाद में, अपने काम खत्म करने के बाद, उनके कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। यही मेरा हमेशा से ध्येय रहा है, और यही मेरा अभी क्रम है। यही उद्देश्य जी राहुल जी, सर हम अलीगढ़ जाते रहते हैं, वहाँ रास्तों में जगह जगह आपके होर्डिंग देखने को मिलते हैं, फ्लैक्स देखने को मिलते हैं। उनमें साई की तरह आपकी धर्मपत्नी संध्या सारस्वत जी की फोटो भी दिखाई देती है जी। क्या है इसकी पीछे वजह? क्या उनको राजनीतिक तौर पर लॉन्च करना ये स्ट्रेटेजी है आपकी, क्या है?
भाई साहब इसका जो है मैं बता देना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी को जब मैं 2014 के बाद से सुनता आ रहा हूं, उनका मन है कि युवाओं को और महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे और महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे बड़ा नारा जो हमारी पार्टी का है। तो देखिए पत्नी हमारी जो हैं पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव भी रहती हैं। और हाल ही में हमारे जो पंचायत चुनाव हुए थे, तो उन्होंने पंचायत का चुनाव भी लड़ा। वो मात्र करीब छोटे से आंकड़े 592 वोट से वो चुनाव हार गई। उनका मन रहता है कि मैं एक्टिव रहूं। और वो समाज सेवा में एक्चुअली, अगर जो समाज सेवा की बात करूं, जब से वो शादी में आई, मेरी आज शादी को 9 साल, अभी मैंने 22 फरवरी को कंप्लीट किए हैं। देखिए 9 साल का जो हमारा एक साथ है, वो बड़ा मजबूत साथ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, एक मैं राजनीति कर रहा हूँ 24 घंटे, कभी कभी परिवार से भी अलग रहना पड़ता है। मेरा बेटा भी अभी 8 साल का हो लिया, कई बार किसी राजनीतिक कारणों से कहीं फंस गया, कभी घर पे नहीं समय से पहुंच पाए, भोजन करने समय से। तो इन छोटी छोटी बातों से कई बार परिवार में मतभेद होते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी ईश्वर की मैं कहूँ अनुकंपा और आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, कि मुझे साक्षात मेरी धर्मपत्नी के रूप में एक लक्ष्मी को मेरे घर में दे दिया। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं राजनीति में। और मेरा मन रहता है कि कभी, जैसा कि अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 33% हमने महिला आरक्षण देने का काम किया है, तो मेरा मन रहता है कभी मौका मिले तो, उनका अपना अधिकार है, मैं उनके अधिकार का हनन न करूं। इसलिए मेरा मन रहता है कि वो साथ में रहें, आगे आए, अपना राजनीतिक जो सेवा करना चाहती हैं वो अपना करें, उनके खुले विचार हैं। राजनीति में आपका पूरा सहयोग करती हैं और अपने को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको भी चाहते हैं। जी जी जी। अगर वो खुद भी आगे कोई चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, तो मैं अवश्य उनके साथ में हूं और अवश्य लड़ाऊंगा भी। तो उनका मन रहता है कि मैं राजनीति में आ गया हूं, तो इसलिए वो साथ में रहती हैं मेरे साई की तरह। राहुल जी, अलीगढ़ की एक बड़ी शख्सियत है और देश की बड़ी शख्सियत रही है कल्याण सिंह जी, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से ज्यादातर जानते हैं। उनका एक आवास है जिसको राज पैलेस कहा जाता है। कहते हैं कि राज पैलेस से जो भी निकला वो राजनीति के शिखर पर पहुंचा। आप भी राज पैलेस से वास्ता रखते हैं, जरा इस बारे में बताएं कि राज पैलेस से आपका क्या संबंध है और बाबूजी से कैसे आपकी घनिष्ठता हुई। भाई साहब मैं बताऊं, मैंने अभी जब स्टार्टिंग में जब हमारी चर्चा हुई, तो मैंने कहा था कि मेरे जो पिताजी का बाबूजी के साथ बड़ा स्नेह था। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी ने अतरौली से पहला चुनाव लड़ा, तो पिताजी के पास एक जीप हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने की, लेफ्ट हैंड की। तो बाबूजी कल्याण सिंह को बराबर में बिठा के उस समय पिताजी ने चुनाव लड़ाया। बड़ी पिताजी की घनिष्ठता रही माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी के साथ में। धीरे धीरे हम लोग राजनीति में आए, और हम लोग आए तो जब सक्रिय हुए राजनीति में, तो भैया जी हमारे आदरणीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, जो अभी वर्तमान में आदरणीय एटा से सांसद हैं, पूर्व में हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उनसे भी मेरा बराबर सम्मान, जहां मुझे करना चाहिए उनका हमेशा सम्मान करते रहे, और हमेशा उनका आशीर्वाद भी छोटे भाई की तरह वो मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देते आए। अब हाल ही में हमारे हम साथी हैं, युवा भाई हैं हमारे संदीप जी, अभी सरकार में मंत्री हैं, तो वो तो हम युवा भाई हैं। हाँ, कभी पार्टी विचार करेगी और हमें कोई आशीर्वाद या अपना आश्वासन देने का प्रदान करेगी, तो बिना अनुमति के हम उनके कोई ऐसा कदम नहीं रखेंगे। सबको मिलके, सबको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। राहुल, सारस्वत को अलीगढ़ के युवा राजा भैया के नाम से पुकारते हैं। ये कोई ग्लोरीफाइड नाम है, इसलिए आपने अपना नाम राजा भैया रखा, या इसके पीछे कोई खास वजह है? जरा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। ये नाम प्रख्यात तो है ही है राजा भैया। आप देख सकते हैं हमारे जो कुंडा के रघुराज भैया हैं, उनको भी प्यार से लोग राजा भैया कहते हैं। एक्चुअली हम 2 भाई हैं, तो हमारी जो दादी माँ हम दोनों भाइयों को राजा महाराजा के नाम से पुकारती थी। तो धीरे धीरे वो राजा नाम जो गांव से प्रचलित हुआ, धीरे धीरे शहर में पहुंचा, शहर के बाद अलीगढ़ में। तो अब वो धीरे धीरे कुछ ऐसा है कि जब मैंने भी होश संभाला, तो एक निकनेम ऐसा होना चाहिए यूनिक, जिससे कि राहुल तो ठीक है सब जानते ही हैं, निकनेम ऐसा होना चाहिए। तो ये है, तो मैं रघुराज भैया से थोड़ा प्रभावित हूँ कि वो हिंदुत्ववादी हैं, और जब जब मैं उनको विधानसभा में मैंने 2-3 बार सुना है, तो बड़ा अच्छे वक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर आपको
थोड़ा श्रेय मिल रहा है उनके नाम का तो ले लेना चाहिए। जनता है, मेरे युवा भाई हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपना इस यूनिक नाम को अपने आप जोड़े रखूं, अलग ना करूं, इसलिए उन्होंने मुझे हाईलाइट किया। और आज पूरा जनपद जो है राजा भैया, जितना राहुल के नाम से नहीं, जितना राजा भैया के नाम से जरूर जानते हैं। अच्छा, उस नाम की एक सच्चाई ये भी है भैया, अधिकारियों में मेरा एक ये नाम है, वो क्योंकि मैं काम करता हूँ उसी स्टाइल में करता हूँ, वो उसी ध्येय के साथ करता हूँ। अगर मैंने किसी अधिकारी को काम किया तो मेरा काम रुकेगा नहीं। मैंने किसी को फोन किया और मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ। दो पक्ष हैं, एक पक्ष गलत कर रहा है और दूसरा गलत करवाना चाह रहा, मैं नहीं करूंगा। दोनों में या तो समझौता कराऊंगा या फिर जो नहीं मान रहा उसके लिए बोलूंगा कि भाई इसको समझाओ। तो इसका भी एक श्रेय है, तो लोग उसी तरीके से देखते हैं कि हाँ मेरी स्टाइल कुछ ऐसी है। मतलब अपने लोगों की मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए साम दाम दंड भेद आप किसी भी तरह लोगों की मदद करते हैं। मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहता और हूँ। राजा भैया एक आपका ब्रांड नेम जो पड़ गया है, जी। उसके पीछे एक खास वजह ये है कि वो इजीली लोगों की जबान पर आता है। जी जी, यही सच्चाई यही है। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे वीके टॉक पॉडकास्ट में हमने आपकी मुलाकात कराई अलीगढ़ के युवा और ऊर्जावान नेता राहुल सारस्वत जी से। धन्यवाद राहुल जी इस कार्यक्रम में आने के लिए। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात फिर किसी नई शख्सियत के साथ कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।